दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 8 जून 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आपको बताना चाहूँगा, बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, यहाँ पर जो करंट टॉपिक्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं काफ़ी डिटेल में। तो हर एक मंथ के 500 एमसीक्यूज आपके लिए प्रोवाइड भी कराते हैं। इसके लिए आप करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। अभी राइट नाउ करंटली जापान में जो भारत की राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, वो कौन है? इनका आपको नाम बताना है। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान? ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिएगा। Who has become the first Indian player to win the Norway Chess 2026 टाइटल? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है क्योंकि अभी नॉर्वे जो शतरंज टूर्नामेंट 2026 है, इसमें पहली बार जो भारत के आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने इतिहास रच दिया है और इस टाइटल को अपने नाम पर किया और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीतकर पहली बार भारत के लिए जो टाइटल है वो अपने नाम पर यहाँ पर किया है। ये जो बहुत ही फेमस जो इवेंट है वो ओस्लो नॉर्वे में होता है और नॉर्वे चेस 2026 सुपर टूर्नामेंट जो है इसका नाम है। और आर प्रज्ञानंद ये ग्रैंड मास्टर भारत के हैं और इनकी यहाँ पर लैंडमार्क विक्ट्री होती है और ये पहले इंडियन बन जाते हैं जिन्होंने इस टाइटल को अपने नाम पर किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी रिसेंट में नॉर्वे चेस 2026 का जो टूर्नामेंट है वो कहाँ पर हुआ, तो आप बताएंगे ओस्लो नॉर्वे में, और यहाँ से जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम देखें कि कौन कौन लोग इसमें रनर अप रहे हैं, तो जो विजेता है ओपन कैटेगरी में वो तो हैं भारत के आर प्रज्ञानंद। ठीक है। उसके बाद जो महिला कैटेगरी है, वुमेन वाली जो कैटेगरी है, उसमें नाम है बिबिसारा ओसोयाबा, ये कजाकिस्तान की है। तो इन्होंने जो है ये टाइटल वुमेन्स में जो है जीता है। इस पूरे टूर्नामेंट की जो शुरुआत है स्टार्टिंग में 2013 में हुई थी और उसके बाद जो है भारत ये पहली बार ये टूर्नामेंट अपने नाम पर कर पाया है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ऐसा टूर्नामेंट है जो जेंडर पैरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, इसलिए जो वुमेन है और जो मैन है, इन दोनों की जो राशि होती है, इनाम की जो राशि होती है, मतलब जो टाइटल में इनको प्राइज़ मनी मिलने वाला होता है, वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो ये एक ऐसा टाइटल है जो सही मायने में वुमेन और मैन दोनों के लिए जो है सेम अमाउंट ऑफ जो प्राइज़ मनी है वो यहाँ पर लेकर आता है। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में कि आर प्रज्ञान जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो चेस। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोग तैयार रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, जो ये ग्रैंड मास्टर लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है? काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ग्रैंड मास्टर क्या होता है। तो देखो, ये शतरंज का ना बहुत बड़ा एक टाइटल होता है। ठीक है। और ये भारत में आपने देखा होगा कि विश्वनाथन आनंद, ठीक है, और आर प्रज्ञानंद, ये बड़े चेहरे हैं जो हमेशा रहते हैं। और सुपर टूर्नामेंट की बात अगर हम करें तो सुपर टूर्नामेंट जो है बहुत बड़े लेवल का जो है स्पोर्ट्स होता है। अगर बात करें इससे पहले 2026 से पहले कोई भारतीय ऐसा भी नहीं था जिसने कोई ग्रैंड मास्टर हो जिसने इस टूर्नामेंट में जो है कुछ नया कारनामा किया हो। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आर प्रज्ञानंद जो है ये ऐसे पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस 2026 का टूर्नामेंट जो है पहली बार यहाँ पर जीता है। Which country did the Indian women's football team defeat to win the SAFF Women's Championship 2026 title in June 2026? अभी क्या हुआ है कि जो भारतीय महिला फुटबॉल टीम है, इन्होंने क्या किया है कि जो SAFF चैंपियनशिप 2026 है ये भी यहाँ पर जीत ली है। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये इन्होंने क्या किया कि जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था वहाँ पर ये पूरा इनका मैच हुआ था और इसमें भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर अपने नाम पर ये खिताब किया है। भारतीय टीम के जो कोच हैं इनका नाम है क्रिस्पिन छेत्री। ठीक है। तो नाम यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो किसकी गाइडेंस में ये जो टूर्नामेंट है यहाँ पर जीता है, तो इनका नाम है क्रिस्पिन छेत्री। और इस जीत के साथ में जो है भारत का 7 साल का जो सूखा था ना वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मतलब 7 साल से भारत इस चीज़ के इंतजार में था और 3-1 से बांग्लादेश को हराकर जो इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम है, इन्होंने SAFF वुमेन चैंपियनशिप 2026 जो है वो अपने नाम पर कर ली। और 7 साल पहले ये टूर्नामेंट जीता था, तो 7 साल लग गए दोबारा इस मुकाम पर पहुंचने के लिए। और ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन मैरगांव गोवा में यहाँ पर ये मैच हुआ और भारत ने बांग्लादेश को हिस्ट्रिक विन के साथ में 3-1 से हराकर अपने नाम पर ये टाइटल
किया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत के एक तो कोच कौन है, ठीक है, तो कोच तो आप बता दोगे क्रिस्पिन छेत्री यहाँ पर है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो SAFF है, ये है क्या, ये एक साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है, जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनके बीच में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि एक इंटरनेशनल कैप्स जो है वो भी है यहाँ पर। वो क्या है, इस जब कभी भी कोई खिलाड़ी जो है अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले गए कुल मैच, मतलब आप ऐसे समझ लें कि उसने 95 क्रैप्स जो हैं वो यहाँ पर खेले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक फुटबॉल की टर्म्स में इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं कि इंटरनेशनल कैप्स। तो इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा अपनी नेशनल टीम के लिए खेले गए कुल मैच जो है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कैप्स। तो 95 कैप्स का मतलब है कि उसने अगर 95 मैचेस यहाँ पर खेले हुए हैं, तो ये जो टर्म आ रही है ना 95 इंटरनेशनल कैप्स, तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। ओके, तो ये स्पोर्ट्स की काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और अगर इसमें बात की जाए तो आपने देखा होगा कि भारत जो है लगातार पिछले काफ़ी अलग अलग तरीके के जो डाइवर्सिफाइड टूर्नामेंट्स है इसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और जो कोच क्रिस्पिन छेत्री की जो पूरी टीम थी, इन्होंने टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन किया और जो 4 मैच थे इसमें 18 गोल यहाँ पर किए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। ओके, और एक और खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने इस मैच के बाद जो है ड्रांगमेई ग्रेस, इन्होंने अपने कैरियर को यहाँ पर विराम दे दिया। तो जो ड्रांगमेई ग्रेस है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी क्योंकि भारत के लिए इन्होंने जीत दिलाई और अब इन्होंने कहा कि टाटा बाय बाय टू द फुटबॉल टीम। तो इन्होंने ड्रांगमेई ग्रेस ने फुटबॉल से जो है अपने कैरियर को विराम यहाँ पर दिया है। ये कुछ की हाइलाइट्स हैं, ये मैं PDF में अपडेट कर देता हूँ, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आप फ्लैट डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि कौन सा टाइटल था, किसने जीता, ग्रैंड फिनाले कहाँ पर हुआ, स्टेडियम का नाम क्या था। तो ये आपको रिवीजन करने में ना बहुत ज़्यादा मदद कर देती है, कौन से जो प्रोमिनेंट इंडियन फुटबॉलर हैं जिन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर से जो है अलविदा कह दिया, लीजेंडरी रिटायरमेंट इनका हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, डेब्यू कब किया था, 2013 में इन्होंने डेब्यू किया था और इनका 3rd कैरियर है SAFF ट्रॉफी में। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, which digital platform has been awarded the silver award under the government's process re-engineering category at the National Awards for E-Governance 2026। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स हैं, तो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ई जागृति, तो इस ई जागृति को नेशनल अवार्ड्स फॉर द ई गवर्नेंस 2026 में सिल्वर अवार्ड यहाँ पर मिला है, ठीक है। अब ये जो अवार्ड है वो जो डिजिटलाइजेशन है, तो उससे जो सरकारी काम है उसको बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि इस पोर्टल से जो भारत के कंज्यूमर जस्टिस सिस्टम है इसको पूरी तरह यहाँ पर बदल दिया गया है, ठीक है। तो उस मामले में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड फॉर द ई गवर्नेंस 2026 जो है वो यहाँ पर ई जागृति को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स फ्लैगशिप डिजिटल प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है इनका, तो इसका नाम है ई जागृति यहाँ पर। ओके, और अवार्ड जो है ये दिया जाता है DARPG के द्वारा। DARPG जो है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, तो उन्होंने इस अवार्ड को जो है दिया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर कमीशंस में जो केस हैं उनका जो डिस्पोजल रेस है वो 89.47 से बढ़कर जो है वो 92.30 पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो एक आंकड़े में एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इस वजह से ये दिखा रहा है कि जो ई जागृति है वो सही मायने में काफ़ी बेहतर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो जो डिस्पोजल रेट है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर 92.30% बेसिकली यहाँ पर हो चुका है। ओके, और आप देखेंगे कि जो ई जागृति पोर्टल पर कभी भी जाओगे तो वहाँ पर जो उपभोक्ता की जो न्याय प्रक्रिया है ना उसको और भी ज़्यादा तेज़ और ट्रांसपेरेंट बनाना, यही इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रह गया है। तो होता क्या है कि बेसिकली ये जी इनको सिल्वर अवार्ड मिला है, तो ये पोर्टल जो है 4 साल जो पुराना सिस्टम था उसको इन्होंने एक साथ ला दिया है, ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कभी कभी आपने देखा होगा कि वर्चुअल हियरिंग जो है उसको भी काफ़ी इंकरेज मिला है। तो इससे जो केस हैं वो जल्दी जल्दी यहाँ पर निपट रहे हैं, 92.30% तक जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है। और जो NRIs हैं वो भी आसानी से जो है इस सिस्टम्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो नॉन रेजिडेंस इंडियंस हैं उनके लिए भी जो है ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पर रहता है। और एक पूरा पेपरलेस इकोसिस्टम है, AI का भी यहाँ पर यूज़ है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग जो है यहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक है। तो
इसलिए जो है ये एक जो मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, लेगेसी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ई जागृति जो है इसको इस बार यहाँ पर अवार्ड मिला है। ओके, Which country did India defeat in the final to win the gold medal at the 2026 men's under-18 एशिया कप हॉकी? तो अभी जापान का जो काक मिघारा है, तो इसमें एक अंडर-18 एशिया कप 2026 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है और भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में जो मेज़बान जापान था, तो इस जापान को हरा दिया और 4-1 से जो गोल्ड मेडल है वो अपने नाम पर यहाँ पर इन्होंने किया है। तो जापान को हराया है इंडियन मेंस अंडर-18 की टीम ने और 4-1 से हराकर जो है यहाँ पर जो जूनियर हॉकी टीम है उसने गोल्ड जीता है यहाँ पर। तो ये जो विक्ट्री है वो थर्ड टाइम इंडिया हैज़ वॉन द गोल्ड इन अंडर-18 कैटेगरी, तो ये भी अपने नाम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जापान को 4-1 से हराया। और कई बार स्पोर्ट्स पर्सन पूछ ले आते हैं कौन किससे रिलेटेड है, तो जो पूछ लिया जाए कि आशीष तानी, तो जो आशीष तानी पूर्ति हैं और इनके साथ इन्होंने फाइनल में जो है हैट्रिक भी यहाँ पर लगाई और केतन कुशवाहा जो है वो यहाँ पर कैप्टन थे। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं जो हॉकी के अंडर-18 में हैं, तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ये इवेंट कहाँ पर होता है, विनर कौन है, फाइनल स्कोर कितना था और वेन्यू था जापान का काकामिगारा। ठीक है, व्हाट इज़ द थीम अनाउंस फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026? इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 है, इसकी जो थीम है वो यहाँ पर क्या अनाउंस की गई है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो आयुष मंत्रालय है, इन्होंने इस साल 21 जून 2026 को जो होने वाला 12वीं आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, इसकी थीम रखी है योगा फॉर हेल्थी एजिंग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यही कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग करें और जब उनका ओल्ड एज आए तो वो थोड़ा से हेल्थी वहाँ पर रह पाएँ। तो ज़्यादातर यही लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि सिर्फ ज़्यादा आपको लंबी उम्र तक जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि उस उम्र तक स्वस्थ भी रहना है, इसके लिए जो है गवर्नमेंट इनकरेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 2026 में 21 जून को हर एक साल मनाया जाता है और थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग और इस बार जो मेन प्रोग्राम है वो कोलकाता में हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेन्यू जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल का है और अलग अलग जो योग पोर्टल्स हैं वो हैं योग संगम पोर्टल और योग पोर्टल, ठीक है, योग पार्क पोर्टल। तो इनकी जो शुरुआत है ये भी की गई है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव इस बार का ये है कि जो हेल्थ स्पैन है, मतलब यानी जो स्वस्थ जीवन काल है, इसको ज़्यादा बढ़ाना और जो सिल्वर इकोनॉमी है उसको भी आगे बढ़ावा यहाँ पर देना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा और सिल्वर इकोनॉमी का मतलब ये है कि उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक तरीके से आप समझते हैं कि मार्केट है जो खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। जून 2026 में काकामिगारा जापान में आयोजित महिला अंडर-18 एशिया कप टूर्नामेंट में भारत ने किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक यहाँ पर जीता है। देखो, ये दो न्यूज़ अभी डिस्कस की, अभी मैंने मेंस की आपको डिस्कस की, लेकिन अब ये है फीमेल अंडर-18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। तो जापान में दोनों टूर्नामेंट होते हैं। मेल वाला जो है भारत ने गोल्ड वहाँ पर जीता और जो महिला हॉकी टीम है इन्होंने भी बढ़िया प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जो है वो अपने नाम पर किया है। तो इसमें क्या बेसिकली हुआ है कि जापान में ये हो रहा है, ठीक है, और जो साउथ कोरिया है इसको हराकर भारत ने ब्रॉन्ज यहाँ पर जीता है। ठीक है, और हर एक खिलाड़ी को इन्होंने 1-1 लाख रुपए का जो पुरस्कार है वो यहाँ पर दिया गया हॉकी इंडिया के लिए और 50,000 का जो स्पोर्ट्स स्टाफ मेंबर्स हैं उनके लिए दिया गया। मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा उनको इनकरेज करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीम्स को इनकरेज करते हुए उनको आगे लेकर आना चाहिए। तो भारतीय जो वुमेंस हॉकी अंडर-18 टीम है इन्होंने जो है कांस्य पदक यहाँ पर जीता है और ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने जो है साउथ कोरिया को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम पर किया है। इन विच नेशनल पार्क वॉज द रेयर वाइल्ड कैट कैरासिल रिसेंटली स्पॉटेड बाय अ कैमरा ट्रैप सर्वे आफ्टर सेवरल डिकेड्स?
क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बेसिकली जो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क है ना, उसमें कई दशकों के बाद में एक जंगली बिल्ली जो है जिसका नाम है कराकल, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप समझ सकते हैं कि जो कैमरा ट्रैप है उससे इसका फ़ोटो यहाँ पर क्लिक किया गया है। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर ये फर्स्ट टाइम, मतलब कि कई डिकेट्स में जो है ये कैट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये एक रेयर वाइल्ड कैटेगरी है जो हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति होती है। तो इसका जो कैमरा ट्रैप है, मतलब जगह जगह जंगलों में पेड़ों पर कैमरे लगा दिए जाते हैं और उनसे फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई पर्सन जाकर तो फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है कैमरा ट्रैप तकनीकी से इन्होंने इस फ़ोटो को रिकॉर्ड किया है। और आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्ट चीता है 2022 के तहत जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो लगातार किया जा रहा था, और अब उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो अगर जो विलुप्त होती प्रजातियाँ थी जिसमें से एक दो ही दिखते थे, तो अगर ये जंगली बिल्ली दिखी है जिसका नाम है कैरासिल, तो ये चीज़ न्यूज़ फॉर्मेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और ये जो है कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर ये मिला है। ठीक है, तो ये जो कराकल है ये एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की जो है जंगली बिल्ली है। और इसकी पहचान के लिए आप देख सकते हैं जो इसके कान होते हैं ना वो बिल्कुल ऊपर के लिए खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और इसकी एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक क्वालिटी होती है कि ये बिल्कुल कूद कर किसी भी बर्ड्स को पकड़ लेती है। ठीक है, तो जो अपना शिकार है वो उड़ते हुए पक्षियों के लिए ये करती है। तो इसकी संख्या जो है राइट नाउ बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 50 के आसपास में है। तो उस वजह से जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये आप देखेंगे जो इसके कान के गुच्छे हैं ना वो एक अलग पहचान इसको यहाँ पर देते हैं। तो इस वजह से जो है ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और जो कूनो नेशनल पार्क है ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। Which Indian wicket keeper batter announced his retirement from the international cricket in June 2026? तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि रिसेंटली जो भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इनका नाम है कोना श्रीकर भरत, जिसको हम लोग बोलते हैं के.एस. भरत। तो के.एस. भरत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और 2023 से 24 के बीच में इन्होंने लगभग 7 टेस्ट खेले थे और अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 221 रन भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो अब जो है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। रणजी में थोड़ा सा खेलते थे 14-15 में, ठीक है, तो इनका 308 का था। और इन्होंने अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में नागपुर में फरवरी 2023 में। बहुत लंबा कैरियर अपना नहीं खींच पाए, 32 साल में ही जो है आंध्र प्रदेश को ये रिप्रेजेंट बेसिकली करते हैं। और 60 टेस्ट मैच इन्होंने खेले 23-24 में, 221 रन बनाए। तो इस वजह से जो है अब इन्होंने अपना संन्यास ऑफिशियली ले लिया है। What is the name of the flagship project launched by the Tamil Nadu government for the conservation of the Nilgiri Thar? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो नीलगिरी तहर है, तो जो तमिलनाडु का एक राष्ट्रीय एक हम कह सकते हैं तमिलनाडु का राजकीय पशु ये भी है। तो उसकी संख्या 2026 में जो बढ़कर है वो 1364 हो चुकी है बेसिकली। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो इनका प्रोजेक्ट नीलगिरी थार है, तो इसमें क्या होता है कि जो तमिलनाडु में केरल के जो वन विभाग है वो मिलकर एक गिनती करते हैं, जो ये बताते हैं कि पिछली के मुकाबले जो है इनके नंबर्स हैं वो यहाँ पर कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं या क्या हुआ है। तो इनकी जो संख्या है पिछले साल के मुकाबले जो है यहाँ पर बढ़ गई है। और ये जो बढ़ोतरी है वो 4.68% की जो इंक्रीमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस सर्वे में पहली बार एक बारूदाई एप्लीकेशन है, ये बारूदाई मोबाइल एप्लीकेशन है, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर, तो इसकी इन्होंने जो सर्वे किया है वो किस एप्लीकेशन से किया था? तो एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन, इसका नाम है बारूदाई मोबाइल एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल करते हुए जो है ये यहाँ पर किया गया था। और ये तमिलनाडु का जो है स्टेट एनिमल जो है वो यहाँ पर रहता है। अब जो इनका नीलगिरी तहर जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे 2024 में जो संख्या थी वो 1031 से बढ़कर 1364 यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये एक तरीके का इंक्रीमेंट यहाँ पर दिखा रहा है कि 4.68% का इंक्रीमेंट यहाँ पर हुआ है। ओके, और इन्होंने जो बारूदाई ऐप है तो इसका इस्तेमाल किया है और ट्रैक करने के लिए चीज़ों को। तो ये इस बार की तो तकनीक है, उसमें टेक्नोलॉजी और एआई जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। एक होता है सिंक्रोनाइज सर्वे। तो सिंक्रोनाइज सर्वे बेसिकली क्या होता है कि जैसे केरल और तमिलनाडु जो है वो एक साथ मिलकर किसी भी एनिमल्स की अगर गिनती कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज सर्वे।
ठीक है। और एक हैबिटेट कंसंट्रेशन भी आपने टर्म सुनी होगी। तो हैबिटेट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक खास हैबिटेट एरिया या इलाका जहाँ किसी जानवर की सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और पोचिंग टर्म आप लोगों ने सुना होगा। पोचिंग का मतलब होता है कि जब कभी किसी फॉरेस्ट में कोई एक शिकारी आ जाए, अगर वो किसी एनिमल्स को किल करके ले जा रहा है, जैसे आपने देखा कि हाथियों के दांतों की जो तस्करी है वो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो इतने हाईली जो रूल्स हैं वो हमने टाइट किए, इस वजह से जो लगातार इस तरीके की जो हरकतें हैं वो भी बंद हुई और जो पोचर्स हैं उनको हार्श पनिशमेंट मिली, और ये चीज़ अब राइट नाउ यहाँ पर रुक चुकी है। Which Sri Lankan athlete broke the 90-meter mark with a 92.62 meter throw at the Rome Diamond League and set a new national record? क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो जेवलिन थ्रोअर हैं श्रीलंका के, इनका नाम है रूमेश थारंगा। तो रूमेश थारंगा ने जो रोम डायमंड लीग है इसमें एक शानदार प्रदर्शन किया और एक अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। 92.62 मीटर का जो इन्होंने थ्रो है वो यहाँ पर फेंका। अब इस उपलब्धि के साथ जो है वो एशिया के दूसरे सबसे बड़े जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ पर बन गए हैं। आपको पता होगा कि 2023 में अगर हम बात करें तो कोई इस जैसे स्पोर्ट्स को बहुत कम जानता था, लेकिन बाद में जो है ये नंबर्स काफ़ी अच्छे बढ़े और रूमेश थारंगा जो है अब नए निकल कर आए और एशिया में जो है इन्होंने बढ़िया नाम अपना किया है और इन्होंने एक अपनी नई पहचान बनाई। 92.62 मीटर का जो भाला फेंका है यहाँ पर, तो ये अपने नाम में यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर इनकी बात की जाए तो ये पिछले काफ़ी टाइम से लगातार मेहनत कर रहे थे। 2017 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और अब जो है एथलेटिक्स में एक अलग पहचान यहाँ पर इन्होंने की है। और यहाँ पर दो एशियन खिलाड़ी थे जो काफ़ी फेमस रहे हैं। एक तो रूमेश थारंगा है जिनको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर यहाँ पर मिला, 92.62 मीटर का जो थ्रो है वो इन्होंने किया। और जो पाकिस्तान के अरशद नदीम थे 92.97 मीटर के, ये इनका एशिया में दूसरा स्थान यहाँ पर था। और ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 2026 का अब तक का सबसे लंबा जो वर्ल्ड लीडिंग थ्रो है वो भी यहाँ पर ये 92.6 मीटर्स का यहाँ पर रहता है। कुछ की हाइलाइट्स हैं, ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको पीडीएफ में नोट करके देख सकते हैं। नेट्रा 2000 रिसेंटली न्यूज़ इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट, ये है क्या? देखो जो नेट्रा A2000 है ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों चर्चा में रहा था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिज़ाइन लिक्विड इंसेंटिव DLI स्कीम है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि भारत के जो सेमीकंडक्टर चिप हैं इनको बनाने में एक बड़ी जो हमें मैं कह सकता हूँ मजबूती भी मिली है और भारत का एक बड़ा नाम भी यहाँ पर आया। अभी रिसेंट में जो हमारे यहाँ के सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने पहली बार जो एज AI सिस्टम ऑन चिप है इसका अनाउंसमेंट किया और इसका नाम जो रखा गया है नेट्रा A2000। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेट्रा A2000 है क्या, क्योंकि ये एक तरीके की चिप है और भारत में पहली बार जो एज AI सिस्टम ऑन चिप जो है इसका अनाउंसमेंट किया गया है और इसका नाम रखा गया नेट्रा A2000। ओके, तो ये आपसे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि जो भारत का सेमिकॉन इंडिया जो प्रोग्राम है DLI स्कीम है तो इसके तहत जो ये काफ़ी आगे से बूस्ट कर रहा है और इसमें जो नेट्रा A2000 चिप है ये एक 12 nm की चिप है जो AI और वीडियो एनालिटिक्स जैसे बड़े कामों को करने में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। और गवर्नमेंट जो है स्टार्टअप्स को टूल्स और फंडिंग देकर भारत को एक ग्लोबल चिप डिज़ाइन हब बनाना चाहती है। इसके लिए इन्होंने 24 स्टार्टअप्स को जो है प्रोजेक्टेड जो एडवांटेज है वो पहुँचाया और जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 30 करोड़ का जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो फिगर्स हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि फाइनेंशियल माइलस्टोन यहाँ पर कितना है। DLI सपोर्टेड कंपनीज हैं, इनके पास में जो 430 करोड़ का जो है वेंचर कैपिटल है वो यहाँ पर आया हुआ है। Which state recently recorded the plantation ride of over 1 crore saplings in a single day on World Environmental Day? अभी क्या हुआ है कि कौन सा राज्य है जिसने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ही दिन में 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक पौधे लगाने की एक जो प्लांटेशन ड्राइव है उसको यहाँ पर स्टार्ट किया था? तो आपको बताना चाहूँगा कि असम ने 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर पौधे एक ही दिन में लगाकर एक इतिहास बनाया है। इस पूरे अभियान को पूरा करने में जो है इनको लगभग 8 घंटे का समय लगा क्योंकि 35 लाख से ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं थीं उन्होंने इस प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया और 1 करोड़ 2 लाख जो पौधे थे उनको आसाम में यहाँ पर लगाया गया। तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो
सॉल्व हो पाया सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से। आपको बताना चाहूँगा कि जो SHG ये क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जो छोटी छोटी महिलाओं के जो उद्योग होते हैं वो मिलकर जो है किसी स्टार्टअप को इनिशिएट करते हैं। तो स्टेट लेवल पर जो है इनको सब्सिडी भी दी जाती है और इनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज आगे किया जाता है। आपको पता होगा कि जो लिज्जत पापड़ है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही बनाया गया ये एक इनिशिएटिव होता है, जिसकी मार्केटिंग और देखेंगी जो पहुंच है वो विदेशों तक में है। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था और इसमें जो है इन लोगों का काफ़ी बड़ा योगदान जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो इसमें जो सहायता समूह है इनका एक बड़ा योगदान भी था, इस वजह से 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे एक ही दिन में यहाँ पर लगाए गए। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है हिम्मत बिस्व शर्मा। इन्होंने जो है ये भी कहा कि नारी शक्ति की यहाँ पर जीत है और एक बड़ा कीर्तिमान जो है वो अपने नाम पर जो है स्टेट में इनको मिला है, जो पर्यावरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। अच्छा, 2 टर्म आपने देखा होगा, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, एक होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जंगल को काट दिया जाता है, और एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जो खाली पड़ी ज़मीन है उस पर बहुत सारे पौधे लगाकर जो फॉरेस्ट बनाया जा रहा है उसकी प्रक्रिया में एक बड़ा कदम यहाँ पर रहता है। तो इस वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। ये फैक्ट बेस्ड हैं, तो की हाईलाइट्स आप लोगों को PDF में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फ्रेंच ओपन 2026 में जो वुमेन डबल्स है इसका जो खिताब है वो किसने यहाँ पर जीता है? हु वॉन द वुमेन्स डबल्स टाइटल एट द 2026 फ्रेंच ओपन। तो जो फ्रेंच ओपन में जो वुमेन्स डबल कैटेगरी में बेसिकली जो कतरीना सिनोकोवा हैं इन्होंने, और जो टेलर टाउनसेंड है, इन दोनों की जो जोड़ी है इन्होंने इतिहास रचा है और वुमेन्स डबल्स का खिताब जो है 2026 का फ्रेंच ओपन अपने नाम पर यहाँ पर किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंच ओपन जो है ये मिला है 2 जो इनकी डबल्स की जोड़ी है, कैटरीना और टेलर। ठीक है, तो ये 2 टेलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट से आते हैं और ये शेज रिपब्लिक। ठीक है, तो ये दोनों लोग यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो है एक बड़ा टूर्नामेंट होता है, और ये आपको पता है कि ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट आते हैं, तो उसमें से एक बड़ा फ्रेंच ओपन यहाँ पर रहता है। ठीक है, द MAHA ऑन वाटर इनिशिएटिव वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद ANRF। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो जल शक्ति मंत्रालय है इन्होंने नई दिल्ली के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जो जुड़ी पानी की रिसर्च है और इसकी तकनीकी है, तो इस पर जो है इन्होंने एक वर्कशॉप जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई। तो आपसे पूछा गया कि हाल ही में जो MAHA ऑन अ वाटर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति इनके द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और भी चीज़ें समझ लेते हैं। देखो, प्लेस क्या था, डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पर जो है इसकी शुरुआत की गई। और ये है महा ऑन अ वाटर, मतलब कि क्लाइमेट चेंज और पानी की क्षमता पर रिसर्च के लिए जो है ये बेसिकली एक R&D होती है, तो उस पर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति ऑर्गेनाइज इसको करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज़ जो है पानी संरक्षण के लिए जो जल संचय भागीदारी है जिसको बोलते हैं कैच द रेन पोर्टल, ये भी यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक MOU भी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति एंड इसरो के बीच में, तो ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो MOU साइन हुआ है वो इसरो के साथ में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है और पानी की गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल करने के लिए जो है इन्होंने इसरो के साथ जो है एक MOU साइन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा। In which city did the Prime Minister Narendra Modi recently inaugurate and lay the foundation stone for development projects over rupees 18,800 करोड़? तो अभी कहा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में 18,800 करोड़ से अधिक की जो विकास परियोजना है इसका उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर किया है। तो आपको बताना चाहूँगा कि सूरत गुजरात में जो है 18,800 करोड़ की परियोजनाएं हैं उसका शुरुआत यहाँ पर मोदी जी के द्वारा किया गया। तो ये जो परियोजनाएं हैं वो जो साउथ गुजरात है इसकी सड़कें कनेक्टिविटी और जो यहाँ की औद्योगिक क्षमता है इसको मजबूत करने के लिए यहाँ ये किया गया है। तो ये सूरत गुजरात में मोदी जी के द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया। 18,800 के करोड़ के प्रोजेक्ट है। अब इसमें आपने देखा होगा कि जो बड़ोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे है और नेशनल हाईवे 56 है, तो इसको इस इनिशिएटिव में जो है इस तरीके के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो इस पैकेज में हैं। और
दूसरी चीज़ क्या है, विच विल इम्प्रूव द लॉजिस्टिक, क्योंकि इससे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी होगी और जो टूरिज़्म वगैरह है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ेगा। तो हर तरीके से जो बिजली नेटवर्क का विस्तार है, हाईवे का निर्माण है और एक सूरत में नया सरकारी अस्पताल जैसी ऐसी महत्वपूर्ण जो सुविधाएं हैं इनको यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये 200 बेड का जो ESIC हॉस्पिटल है ये सूरत में बेसिकली यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट याद रखना है 18,800 करोड़ का यहाँ पर रहेगा। वेयर वॉज द 29th एडिशन ऑफ द इंडिया US आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स, जिसको बोलते हैं AAST हेल्ड। तो आपको बताना है कि भारत के किस हिस्से में अभी बेसिकली हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच में 29वें आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ये जो है हवाई अमेरिका में हुआ है बेसिकली। ठीक है, तो जो हवाई अमेरिका में US और इंडिया के बीच में जो है ये 29th आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता, इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। अब इस मीटिंग का मकसद ये था कि दोनों देशों के बीच में जो तालमेल है, सेनाओं के बीच में तालमेल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, इसको बढ़ाना और साथ मिलकर जो है किसी तरीके की चुनौती आ जाए, सुरक्षा चुनौतियाँ, तो इसका मिलकर सामना करना। तो इस चर्चा की जो अध्यक्षता है वो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और साथ में जो यूनाइटेड नेशंस के आर्मी पैसिफिक के लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बॉवेल, इनके साथ जो है मिलकर किया गया बेसिकली। ठीक है, तो ये 29th जो है एडिशन था इंडिया USA आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक्स का। ठीक है, और ये अमेरिका का हवाई यहाँ पर हुआ है ये बेसिकली। और दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जो तालमेल और एक्सचेंजेस हैं इनको आगे लेकर जाना। भारत के डेलीगेशन में थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिका में थे लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बॉवेल। ठीक है, तो ये आप लोग नोट यहाँ पर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टाफ टॉक्स का मतलब ये होता है कि जो भारत के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नहीं होते हैं, तो अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच में यहाँ पर एक टॉक होती है। ठीक है, तो इसमें भविष्य पर कौन कौन सी एक्सरसाइज आगे हो सकती है, मतलब भविष्य में कॉपरेशन पर चर्चा यहाँ पर रहती है। तो जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है ये दोनों देशों के बीच में एक तरीके का ऐसा समझौता है जिसमें ये लोग सुरक्षा और जो पॉलिटिक्स हैं ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे का साथ जो है वो यहाँ पर देते हैं। What is the minimum age limit recently set by Malaysia for social media platform registration? मलेशिया ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब सोशल मीडिया चलाने के लिए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 16 साल से जो बच्चे कम उम्र के होंगे इनके लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है। और जो MCMC ये मलेशियाई कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कमीशन होगा। तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली जो एक नियम जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्होंने लागू किया है, जिसमें लगभग 80 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इनका मेन स्टैंड इसलिए आया ताकि कभी किसी को साइबर बुलिंग बच्चे को ना किया जाए, कोई गलत कंटेंट ना पेश किया जाए, क्योंकि आजकल देखा है कि लोग बुली होते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं और भी अलग अलग तरीके की चीज़ आती हैं, तो इससे उनकी लत जो सोशल मीडिया की लग जाती है उससे इनको बचाना भी यहाँ पर रहेगा। ये क्वेश्चंस मैंने 5 आपके लिए रखे हुए हैं, इनका आप लोग लास्ट लोगों ने आंसर दिया था वो लोग मैच कर सकते हैं। और जो नए 5 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपके लिए हैं, आप लोग इसका आंसर्स दीजिएगा। जितने क्वेश्चंस का आपको आंसर मालूम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। PDFs आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएंगी, वीकली, मंथली। आप इसके लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ एक ही प्लेस पर अवेलेबल है। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली 8448169188 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन।